Hello students, welcome to Students Panda classes. I am Utkalika and today we are going to study about the French Revolution, that is the fourth part of this chapter. अभी तक हम क्या पढ़े हैं? बच्चे? अभी तक हम ये पढ़े हैं कि थर्ड स्टेट की जो पीपल है, कुछ सेकंड स्टेट के भी जो पीपल है, वो क्या फॉर्मेशन किए? नेशनल असेंबली फॉर्मेशन किए, isn't it? नेशनल असेंबली वो फॉर्मेशन किए। क्यों किए नेशनल असेंबली फॉर्मेशन? क्योंकि उनके मतलब वो जो किंग ने या फिर मोनार्च ने जो भी वो क्या किए थे, ईस्टर्न जनरल असेंबली में मीटिंग किए थे, मीटिंग बुलाए थे। और उनका जो मीटिंग था वो 300 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेट, 300 representatives from the second state and 600 representatives from the third state। पर फिर भी इनका एक ही वोट काउंट कर रहे थे, इनका भी एक ही वोट काउंट कर रहे थे, इनका भी एक ही वोट काउंट कर रहे थे। तो इसीलिए जो भी 600 पीपल उनका जो रिप्रेजेंटेटिव थे, ये क्या कर दिए, रिवोल्ट स्टार्ट कर दिए कि हमें ये सब में नहीं पढ़ना है, हमें खुद का कुछ इंडिपेंडेंस चाहिए हमें। तो इसीलिए ये क्या फॉर्मेशन किए, नेशनल असेंबली फॉर्मेशन किए। कहाँ पे? हम पढ़ चुके हैं, टेनिस कोर्ट में किए, राइट? टेनिस कोर्ट में गए थे। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले, इसके बाद वो जो क्या थे, किंग थे या फिर मोनार्क थे, वो ये सब में इन्वॉल्व नहीं हुए। ये वो बोले कि मैं ये सब में नहीं पढ़ने वाला, राइट? फिर से क्या हुआ, फॉल ऑफ बास्टाइल हो गया ना। किंग इनकी बात नहीं सुने तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉल ऑफ बास्टाइल। वो किंग का जो पैलेस था वो सब क्या करने लगे, वो सब डिस्ट्रॉय करने लगे। कौन से लोग करने लगे, जो भी नेशनल असेंबली फॉर्मेशन कर रहे थे। ब्रेड का क्राइसिस इंक्रीज हो जा रहा था और प्रोडक्शन नहीं हो रहा था ब्रेड का। जो भी बेकर्स थे वो क्या कर रहे थे, होर्ड कर रहे थे, उसका क्या कर रहे थे, छुपा के रख रहे थे, वो दे नहीं रहे थे। जब भी प्राइस इंक्रीज हो रहा था ब्रेड का, तभी फिर स्टार्ट कर लेते थे देने के लिए। तो ये सब के लिए ये सब रिवोल्ट, वॉर, ये सब स्टार्ट हो गया। फिर क्या हुआ, रिवोल्ट स्टार्ट होने के बाद ये सब क्या हुआ, पैलेस लोग को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, पैलेसेस को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। अभी हम पढ़ चुके हैं फॉल ऑफ बास्टाइल में। अभी हम पढ़ने वाले हैं, इतना सारा क्राइसिस के बाद किंग ने क्या स्टेप लिया। किंग का क्या स्टेप था? लुई 16 थे ना उनके किंग या फिर मोनार्क हम बोल सकते हैं, isn't it? Right. Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly। जो भी नेशनल असेंबली फॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं, नेशनल असेंबली जो भी फॉर्मेशन किए हैं, जो भी लोग नेशनल असेंबली फॉर्मेशन कर चुके थे, अभी उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो कॉन्स्टिट्यूशन थे ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन किए थे, ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन हमें वो बोलते हैं, हम उसको ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे थे। ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो किए थे, जो भी लोग जो भी नेशनल असेंबली फॉर्मेशन किए थे, वही ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन किए थे। तो ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो किए थे, अभी वो लुई 16 क्या कर दिया, अप्रूवल दे दिया। फाइनली अकॉर्डेड मतलब फाइनली अप्रूवल दे दिया उसको कि अच्छा भाई, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हारे लिए जो भी हो सके वो करूंगा, और मैं सारा कुछ पावर मैं अपने लिए नहीं रखूंगा। अभी किंग के पास सभी का पावर्स था। अभी देखो, कोई भी जगह में, एक फैमिली में हम क्या कर रहे थे, पावर्स डिवाइड करते हैं। ठीक है, आज तू ये काम करेगा, आज तू वो काम करेगी, ये सब हम फैमिली में करते हैं। अगर पूरे एक कंट्री में एक लोग एक को ही अगर पावर दिया जाएगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, एक को ही अगर पावर दिया जाएगा, वो उसका क्या करेगा, मिसयूज करेगा। वही कर रहे थे फ्रांस के किंग या फिर फ्रांस के मोनार्च। तो लुई 16 accepted the principle that his powers would from now on be checked by a constitution। तो ये लुई 16 ये अप्रूवल दे दिए, ये एक्सेप्ट कर लिए कि वो जो भी पावर्स अभी यूज करेंगे, जो भी पावर्स उनको जो भी पावर्स वो यूज करेंगे या फिर लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का रिकॉग्निशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का अप्रूवल चाहिए। तो
तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या हो गया? अभी देखिए भाई, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये एक चीज है कि हम कुछ भी पावर्स जो है यूज करते हैं वो सभी के अप्रूवल से करते हैं, जो भी पीपल्स अप्रूवल। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आता है कि जो भी हमें चलना चाहिए, जो भी एक स्टेट को, एक कंट्री को जो भी चलने के लिए जो भी पावर्स चाहिए, वो सारे कुछ पीपल ही डिसाइड करेंगे। और उसका गाइडेंस कौन करेगा? किंग करेगा। ये सब कौन बोले थे? ये सब कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक, हम क्या बोलते हैं हिंदी में, संविधान बोलते हैं ना। तो संविधान में क्या होता है? पावर डिवाइड हो जाता है। हम पढ़ चुके हैं लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, ये हम सब पढ़ चुके हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो जाता है? पावर्स डिवाइड हो जाता है। जब भी पावर्स डिवाइड हो जाता है, हमें इजी हो जाता है कोई कहाँ पावर यूज कर सके। सो अभी क्या हो गया? ऑन ऑगस्ट on 4th August on 4th August 1789 क्या हुआ था उस दिन? असेंबली पास ए डिक्री एबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। अच्छा, ये डिक्री का मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट कुछ भी रूल अगर पास कर रहा है, तो गवर्नमेंट हो या फिर उनके जो रूलर्स हो, वो कुछ भी क्या कर रहे हैं, पावर्स अगर हमें दे रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? डिक्री बोलते हैं। सो असेंबली पास ए डिक्री एबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम। अभी फ्यूडल सिस्टम क्या है? फ्यूडल सिस्टम ऐसा एक सिस्टम है जिसमें, अभी देखिए फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है? किंग होता है, उसके नीचे फर्स्ट स्टेट के लोग होते हैं, सेकंड स्टेट के लोग होते हैं, ये सब होता है। सपोज ये किंग है, राइट? फिर फर्स्ट स्टेट के लोग आ गए, फिर सेकंड स्टेट के लोग आए, फिर थर्ड स्टेट के लोग आ गए। तो किंग क्या करेगा? किंग लैंड देगा इसको, राइट? या फिर कुछ पावर्स देगा, ये इसको कुछ पावर्स देगा, ये इसको कुछ पावर्स देगा। उसके बदले में ये क्या देंगे? उसके प्रॉफिट देंगे। ये हो गया फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम में क्या कर रहे हैं? किसके अंडर कोई काम कर रहा है, अभी किंग के अंडर कोई और काम कर रहा है, उसके अंडर कोई और काम कर रहे हैं, और उनका जो प्रॉफिट है ये सब उनके ऊपर के स्टेट को, ऊपर के कैटेगरीज को दे रहे थे। ये हो गया फ्यूडल सिस्टम। तो ये फ्यूडल सिस्टम क्या हो गया अभी के लिए? क्या बोले कि ये अभी एबोलिश हो जाएगा। अभी फ्यूडल सिस्टम का कुछ भी नाम दाम नहीं रहेगा। कहाँ पे? फ्रांस के अंडर। ओके, नेक्स्ट, the members of the clergy too were forced to give up their privileges. Okay, members of the clergy मतलब क्या? members of the first state. तो फर्स्ट स्टेट के अंडर कौन आ रहे थे? चर्च के लोग आ रहे थे ना, चर्च के या फिर जो भी रिलीजियस के अंडर आ रहे हैं, राइट? सो द मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। अच्छा, जो भी मतलब मेंबर्स थे फर्स्ट स्टेट के लोग, फर्स्ट स्टेट के लोग जो थे, वो सारा कुछ प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे थे ना। क्या क्या एंजॉय कर रहे थे? वो तिथ जो था, टैक्सेस, टैक्सेस जो था, ये कौन पे कर रहे थे? थर्ड स्टेट के लोग फर्स्ट स्टेट के लोग से पे कर रहे थे। नेक्स्ट, टेल जो था, टाइल बोलते हैं, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, तो ये जो था ये भी थर्ड स्टेट के लोग पे कर रहे थे। किसको पे कर रहे थे? थर्ड स्टेट के लोग। थर्ड स्टेट के लोग किसको पे कर रहे थे? फर्स्ट स्टेट के लोग को पे कर रहे थे। तो इसीलिए क्या हो रहा था? इसीलिए क्या हुआ? इनका इनका जो है क्लर्जी, जो है क्लर्जी सारा कुछ पावर एंजॉय कर रहे थे, सारा कुछ पावर ये क्लर्जी लोग एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, तो जो भी क्लर्जी का पावर था, जो भी प्रिविलेजेस वो एंजॉय कर रहे थे, प्रिविलेजेस मतलब क्या? उनको जो एडवांटेज मिल रहा था, टैक्सेस के वगैरह, टेल्स के वगैरह, जो भी टैक्सेस, खास करके टैक्सेस के वगैरह, मतलब टैक्सेस को मिला के जो भी उनको प्रिविलेजेस एडवांटेज मिल रहा था,
अभी वो क्या कर दिए गए, फोर्स टू गिव अप। गिव अप का मतलब दे वर फोर्स टू एबोलिश, या फिर उनको मतलब फोर्सफुली वो नहीं चाह रहे थे कि वो मतलब कोई क्यों चाहेगा कि हमें जो भी एडवांटेज मिल रहा है वो हमसे छीन लिया जाए, कोई तो नहीं चाहेगा। तो उनसे वो छीन लिया गया क्या, पावर ना, जो भी उनका प्रिविलेजेस था, जो भी वो एंजॉय कर रहे थे। नेक्स्ट, राइट, टिप्स वर एबोलिश्ड। टिप्स का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके थे कि ये टैक्स है। ये किस टाइप का टैक्स है, द टैक्स इम्पोज्ड बाय चर्च कंप्राइजिंग ऑफ 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड। जो चर्च है, चर्च के जो लोग रहते थे वो फर्स्ट स्टेट में आ रहे थे ना, राइट। चर्च के जो लोग हैं तो वो क्या कर रहे थे, वो 1/10 ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, मेरे पास इतना बड़ा लैंड होगा तो उसका 1/10 पार्ट, उसका 1/10 पार्ट वो चर्च के टैक्स में चला जाएगा, चर्च के प्रॉफिट में चला जाएगा। तो इतने मतलब जितने भी लोगों का होगा लैंड, उसका सभी का 1/10%, ये क्या सॉरी 1/10 पार्ट किसको जा रहा है, चर्च को जा रहा है, राइट। नेक्स्ट, lands owned by the church were confiscated। अच्छा, lands मतलब जो भी जगह होगा, lands owned by the church। अभी हम पढ़े हैं कि 1/10 of the agricultural land चर्च के अंडर आ रहा था, तो वही लैंड क्या कर दिया गया, confiscated। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि सीज कर दिया गया, सीज कर दिया गया। क्यों सीज किया गया, क्योंकि उनके पास बहुत सारे लैंड हो रहे थे और ये सब क्या एंजॉय कर रहे थे चर्च के लोग। ये सब कौन से मतलब कहाँ आ रहा था, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज के अंडर आ रहा था, ओके, इसीलिए ये सब करना पड़ा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स व्हाट एटलीस्ट 2 बिलियन लीवरेज। लीवरेज हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, लीवरेज क्या है, लीवरेज मतलब करेंसी है उनका, फ्रांस का करेंसी है ना, फ्रांस का करेंसी है। तो अभी क्या हुआ, जब चर्च से हुआ और ये फर्स्ट स्टेट के पीपल क्लर्जी से, इन सबसे उनका प्रिविलेजेस या फिर लैंड्स वो जो भी सीज किया गया, तो उस टाइम में क्या हुआ, 2 बिलियन लीवरेज का प्रॉफिट हुआ। 2 बिलियन लीवरेज, हो सकते हो ना ये कितना एंजॉय कर रहे थे, 2 बिलियन लीवरेज का इनका प्रॉफिट हुआ। अभी राजा को समझ में आ गया होगा, हुआ। नेक्स्ट, इतना क्लियर है, हुआ। असेंबली पास ए डिक्री, डिक्री मतलब क्या, एन ऑफिशियल ऑर्डर, ऑफिशियल ऑर्डर, वह याद रखना ये वाला ऑफिशियल ऑर्डर जो भी गवर्नमेंट पास करता है। फ्यूडल सिस्टम भी हम पढ़े हैं, फ्यूडल सिस्टम मतलब क्या, एक कैटेगरी होता है, हुआ सोच लो ये पिरामिड है, इसके फर्स्ट क्या आते हैं, किंग आते हैं, उसके नीचे जो भी है ये इसको लैंड देता है, ये इसको लैंड देता है, और उसके बदले नीचे वाले लोगों से वो क्या करते हैं, प्रॉफिट एक्वायर करते हैं। ये सब हम अभी भी डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट मूविंग टू फ्रांस। फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। अच्छा, अभी क्या हो गया, कोई भी कंट्री कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता है, वह रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री बोलते हैं। जो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में आता है और वो सब फॉलो करते हैं, जिसका भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाते हैं, लोगों को मद्देनजर रखते हुए बनाते हैं, वो कि लोगों को ये सब फ्रीडम मिलना चाहिए। लोगों को जो भी है उनको सारा कुछ राइट्स उनका मिलना चाहिए, इसकी वजह से ही हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, जो कोई भी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री बोलते हैं। अभी क्या आ गया, फ्रांस के अंडर क्या आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, क्योंकि उनका हेड कौन था, किंग था, इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बोलते हैं। ओके, नाउ इन 1791 क्या हुआ,
the National Assembly completed the draft of the Constitution. नेशनल असेंबली कौन थे? नेशनल असेंबली जो भी लोग टेनिस कोर्ट में शामिल हुए थे, वो एक ओथ लिए थे, राइट? ओके, वही नेशनल असेंबली फॉर्मेशन किए और वही कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्ट किए, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग किए। तो 1791 में क्या होगा? नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1791 में कंप्लीट हो गया था। द मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्च। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में क्यों किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए किया गया टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्च। मोनार्च बोल सकते हैं या फिर किंग बोल सकते हैं, राइट? तो किंग के पावर्स को लिमिटेड करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? हमें कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना पड़ा। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर्स टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। तो 1791 में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसका पावर क्या बोलते हैं कि जो भी लॉस आने वाले हैं, इस सब का जिम्मेदार कौन होगा? द पावर टू मेक लॉस। जो भी लॉस होगा आज के बाद, जो भी लॉस होगा, इट इज द पावर शुड बी वेस्टेड इन द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के लोग अगर हाँ करेंगे, जो भी करने वाले हैं अगर हाँ करेंगे, तभी वो एक क्या होगा? एक लॉ बनेगा, वरना नहीं बनेगा। नेशनल असेंबली के लोग को हाँ बुलाना पड़ेगा। अगर नेशनल असेंबली के लोग अगर ना कर दिए तो वो अभी लॉ नहीं बन सकता। The citizens voted for a group of electors। अच्छा, ये वाला बहुत जरूरी है। क्या हो गया? देखो क्या कर रहे थे? एक्टिव, याद रखना ये वाला, एक्टिव सिटीजन्स थे और पैसिव सिटीजन्स थे। जो भी एक्टिव सिटीजन्स थे, वो एक्टिव सिटीजन क्या कर रहे थे? वो एक्टिव सिटीजन्स कुछ इलेक्टोर्स को वोट कर रहे थे। कुछ इलेक्टोर्स को वोट कर रहे थे। वो इलेक्टोर्स से क्या हुआ? वो इलेक्टोर्स से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आए। यही लोग लेजिस्लेटिव में हैं। ऐसे लेजिस्लेटिव के लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे थे थ्रू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। तो अभी ये बोला गया कि सिटीजन्स वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टोर्स। तो सिटीजन्स किसको वोट कर रहे थे? ना इलेक्टोर्स को। ये जो सिटीजन्स है, ये याद रखना कि ये एक्टिव सिटीजन्स है। एक्टिव सिटीजन्स क्या होते हैं? अभी देखो इस पॉइंट में हम ये पढ़े कि नॉट ऑल सिटीजन्स हैड द राइट टू वोट। सभी सिटीजन के पास राइट नहीं था कि वो वोट कर सके। क्या कर सके? किसके पास राइट था? एक्टिव सिटीजन्स के पास। ओनली मेन अबव 25 years ऑफ द एज। जो कोई भी लोग 25 ईयर के ऊपर होंगे, वही मेन क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं। Who pay taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage। अभी क्या आ गया? देखो ट्विस्ट आ गया इसमें। क्या ट्विस्ट आ गया? अभी तो हम पढ़ रहे थे कि मेंबर्स who were 25 ages above, ये हो गया कि उनका एज कितना होना चाहिए? 25 years होना चाहिए या फिर above 25 years। Now who pay taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage। जो लेबरर्स का वेज होता है, लेबरर का वेज मतलब लेबरर्स का फीस होता है, सैलरी होता है। लेबरर का जो फीस होता है, जो 3 days का फीस होता है, एटलीस्ट 3 days ऑफ ए लेबरर वेज, उसका 3 days का जो भी मनी होगा, तो सोच लो मनी होगा, 3 days का जो भी उनका सैलरी होगा, उस हिसाब से अगर हम टैक्स पे करें, सपोज सोच लो उनका मतलब 1 लिवरी है, तो 3 days का 1 लिवरी है, तो ये अगर 1 लिवरी टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, जो भी लोग 25 एजेस के एबव है,
वो अगर टैक्स पे कर रहे हैं एक लिवरी का जो कि 3 डे का सैलरी है एक लेबरर का, वो आते हैं एक्टिव सिटीजन्स के अंडर। वो कहाँ आते हैं? एक्टिव सिटीजन्स के अंडर। समझ में आ गया? नाउ द मेन हु वर 25 years of the age who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage were given the status of active citizens। वो क्या लोग हो जाएंगे? एक्टिव सिटीजन्स के लोग हो जाएंगे। ओके ओके, यहाँ पे हम पढ़े हैं कि सिटीजन्स हु वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टोर्स हु इन टर्न चूज द असेंबली। कौन सा असेंबली? लेजिस्लेटिव असेंबली। ये वाला पॉइंट हम मिस किए हैं। हु इन टर्न चूज द असेंबली। कौन सा असेंबली? याद रखना, लेजिस्लेटिव असेंबली। द सिटीजन्स हु वोट इलेक्टोर्स, द इलेक्टोर्स इन टर्न चूज द असेंबली। नाउ ये एक्टिव सिटीजन्स पार्ट समझ में आ गया ना? जो भी 3 डेज का लेबर का फीस होगा, लेबर का क्या होगा? सैलरी होगा, उसके हिसाब से कोई एक पर्सन जो कि 25 इयर्स के अबव होगा, वो अगर टैक्स पेमेंट कर रहा है, वो किसके अंडर आ जाएगा? एक्टिव सिटीजन के अंडर आ जाएगा। तो एक्टिव सिटीजन ही वोट कर सकते हैं इलेक्टोर्स को। नाउ रिमेनिंग मेन एंड ऑल वीमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन। ये याद रखना। तो अगर कुछ पार्ट एक्टिव होगा तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? पैसिव होगा ना। तो पैसिव में कौन कौन आ गए? रिमेनिंग पर्सन, रिमेनिंग मेन एंड वीमेन। कोई भी विमेन को नहीं ले रहे थे वोट करने के लिए, कोई भी विमेन को। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन। तो अभी क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आ गया? द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स। तो राइट्स को डिक्लेयर कर दिया गया कि ये राइट हमें मिलने वाला है। To qualify as an elector and then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayers। जो भी टैक्स पे कर रहा था, जो भी टैक्स पे करेगा और हायर अमाउंट में अगर टैक्स पे करेगा तो उसको हम इलेक्टर के तौर पे हम ले सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट। ये है उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन बना गया था ना, ये वो है। अच्छा, इसमें जो लेडी है ये क्या डिनोट करती है? फ्रांस को डिनोट करती है। याद रखना, ये वाला किसको डिनोट करती है? फ्रांस को डिनोट करती है। और ये वाला जो लेडी है वो जस्टिस। तो अभी क्या हो गया? फ्रांस में क्या आ गया? जस्टिस या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब क्या? राइट्स। वो जो भी राइट्स है उसको डिनोट करती है, राइट्स या फिर जस्टिस बोलो। तो अभी क्या आ जाएगा? फ्रांस के अंडर जस्टिस। अभी हर कोई को, हर किसी को राइट मिलने वाला है। तो इसलिए हम क्या बोले? देखो, राइट सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable rights, that is they belong to each human। तो ये जो राइट्स है क्या क्या है? राइट टू स्पीच, किसी को भी राइट दिया गया है, राइट दिया गया है कि वो खुल के अपना ओपिनियन दे सके। राइट टू स्पीच, कहीं पर भी वो स्पीच दे सकता है। राइट टू लाइफ में क्या आ गया? किसी को भी मतलब अभी मैं किसी और को नहीं मार सकती, अपनी मर्जी से मैं नहीं मार सकती, उसका भी हक है जीने के लिए। ओके, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, किसी को भी ये अनुमति है कि वो अपने आप मतलब बोल सके, कुछ भी बोल सके। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपना ओपिनियन वो सबके सामने रख सके। इक्वलिटी बिफोर लॉ, हर किसी पर्सन को अगर वो फर्स्ट स्टेट के अंडर आए, सेकंड स्टेट के अंडर आए या फिर थर्ड स्टेट के अंडर आए, सभी को इक्वल राइट्स, इक्वली ट्रीट करेंगे। इसको मतलब इसके पास पैसा है तो इसको कुछ प्रिविलेजेस ज्यादा दे देंगे, इसके पास कम पैसा है इसको प्रिविलेजेस कम करेंगे, ये सब नहीं चलने वाला। दे शुड बी इक्वली ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द लॉ। were established as natural and inalienable। inalienable मतलब क्या? alien मतलब क्या होता है? कोई भी
और ग्रह से आए उसको हम एलियन बोलते हैं ना, तो उनके लिए नेचुरल होगा, वो उनके लिए क्या होगा, ये नेचुरल होगा। ऐसा नहीं है कि उनको एलियन की तरह ट्रीट करेंगे, बाहर से कुछ आए लोग ऐसा कुछ ट्रीट नहीं करेंगे। राइट, दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन, हर किसी के पास ये सब राइट्स मौजूद होगा। They being by birth and could not be taken away. They are from their birth. ये सभी राइट्स कब से मतलब कब से रहेंगे, ये सभी राइट्स बर्थ के बाद ही रहेंगे। अभी तुम्हारा हो गया, बर्थडे हो गया, तुम 1 जनवरी को अगर आ गए दुनिया में, तो क्या होगा 1 जनवरी को आ गए, तभी से क्या मतलब 1 जनवरी सपोज 2020 को आ गए, फिर 2025 को तुम्हारा ये सब राइट्स लागू होगा ना क्या, वैसा कुछ नहीं है। जब भी तुम पैदा होगे तभी से ये सब राइट्स आ जाएंगे तुम्हारे पास। नेक्स्ट, ओके, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन नेचुरल राइट। ये किसका ड्यूटी है, स्टेट का, कंट्री का, उसका क्या है, ड्यूटी है कि वो हमारा सभी राइट प्रोटेक्ट करे। ये सब कहाँ लिखा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर लिखा गया था। ओके, नेक्स्ट, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। अभी ये हम जो देखे हैं ना, ये वाला मतलब ऐसे तो हम नहीं पढ़ सके, फ्रांस के वर्ड्स है, तो अभी कुछ कुछ ऐसा है, men are born and remain free and equal in rights, सभी के पास equal rights होंगे। The aim of every political association is the preservation of the natural rights। किसी का भी नेचुरल राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी का भी नेचुरल राइट प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब क्या बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स बनाए गए हैं। ओके, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल राइट्स। दीज आर लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी। लिबर्टी का मतलब क्या आ गया, लिबर्टी एक हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, और एक सिक्योरिटी, कि हमें सिक्योरिटी दिया जाएगा कि हम क्या ऐसे ही हम मतलब क्या करें, कोई आके हमें मार देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लिबर्टी का मतलब क्या आ गया, हमें फ्रीडम मिल गया है, कुछ भी करने के लिए हमें फ्रीडम मतलब मिल गया है, पर रूल्स के अकॉर्डिंग आना चाहिए, द लॉ हैज द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शंस दैट आर इंजूरियस टू सोसाइटी। अभी हम बोले हैं कि लिबर्टी मतलब क्या आ गया, हमें फ्रीडम तो मिल गया, किस टाइप का फ्रीडम मिल गया, जो भी इंजूरियस नहीं होगा सोसाइटी को। अगर सोसाइटी को इंजूरियस हो गया तो ये वाला नहीं दिया जाएगा, वो वाला लिबर्टी हमें नहीं दिया जाएगा। नाउ एवरी सिटीजन मे हैव द राइट टू स्पीक राइट एंड प्रिंट फ्रीली। तो हर किसी के पास ये राइट होगा कि वो खुल के बोल सके, हर किसी के पास ये राइट होगा कि वो खुल के लिख सके, जो भी न्यूज़पेपर, अभी पहले क्या हो रहा था, जो कोई भी कुछ आर्टिकल लिखेगा न्यूज़पेपर में, उसको क्या कर रहे थे, उसको कैदी बना रहे थे। तो अभी क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद दे हैव द राइट टू स्पीक, टू राइट एंड टू प्रिंट फ्रीली। ओके, ये सब कुछ राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है फ्रांस की। ओके, नाउ नेक्स्ट, the France abolishes monarchy and becomes a republic country। अभी हम पढ़ चुके हैं ना, वो क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री हो गया बोल के पढ़ चुके हैं। तो किसका राइट एबोलिश करने के बाद, मोनार्ची का राइट एबोलिश करने के बाद ये हो गया है। ओके, द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड बी टेंस। सिचुएशन क्या हो गया था फ्रांस का, उस तरह से कंटिन्यू हो रहा था, हर कोई टेंशन में आ गए थे। लुईस 16 had signed the constitution, वो एग्रीमेंट दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को एग्रीमेंट दे दिया कि अभी से यही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होगा। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी तीनों फॉलो करेगा। ओके, he entered into secret negotiations with the king of प्रूशिया। हाँ, वो क्या किया, फ्रांस क्या कर दिया,
फ्रांस का किंग क्या किया कि सीक्रेट नेगोशिएशन करने लगा, किसके साथ, प्रूशिया के साथ, कि तुम ये दो मैं ये दूंगा, तुम वो दो हम ये दूंगा, वैसा कुछ नेगोशिएशन करने लगा. Rulers of other neighboring countries too were worried by the development in France. अभी रूलर्स जो थे, रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज में जो रूलर्स थे, जो किंग थे या फिर उनका जो भी होगा, वो सब टेंशन में आ गए. क्यों टेंशन में आ गए? अभी फ्रांस के लोग विद्रोह करके क्या कर दिए कि फ्रांस को एक क्या हो कर दिए, रिपब्लिक कंट्री या फिर कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री कर दिए. तो उनका अभी क्या हो गया, उनको अभी किंग को, अदर कंट्रीज के किंग को परेशानी झेलने पड़ेगा. वो सोचेंगे अभी हमारे लोग भी वैसे करेंगे इंडिपेंडेंस पाने के लिए. तो ये सब कुछ क्या हो गया, टेंशन में आ गए. द टू वेर worried by the development in France. फ्रांस में जो भी डेवलपमेंट हो रहा था उसके लिए अदर कंट्रीज के किंग वो जो क्या थे, टेंशन वरी हो गए थे. Now, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. जो डर था वो हो गया. The National Assembly, वो भी National Assembly फॉर्मेशन करने लगे. They voted in April 1792. ये सब हम पढ़ रहे थे 1791 के अंदर. अभी आ गया 1792 में, जब देखे कि फ्रांस को भी इंडिपेंडेंस मिल गया है, अपने राजा से, मोनार्की सिस्टम से इंडिपेंडेंस मिल गया है, दे डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया. तो अभी क्या करने लगे, प्रूशिया के किंग और ऑस्ट्रिया के किंग के खिलाफ वो क्या करने लगे, दे स्टार्टेड वॉर. नाउ दे सॉ दिस एज ए वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एट्रोक्रेसी ऑल ओवर द यूरोप. क्या वो देखे कि अभी चारों तरफ वॉर ही वॉर है, अभी कुछ बचने का चांस ही नहीं. जो भी किंग थे वो क्या, सभी मतलब सभी लोग किंग के अगेंस्ट ही जा रहे थे. कोई भी किंग के फॉर्म में नहीं जा रहा था. क्यों जाएगा भाई, अपने को भी क्या आजादी चाहिए ना. द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स दे sang was the Marseillaise composed by poet Robert D. जिसको भी जो भी प्रोनाउंसिएशन करना है कर दीजिए भाई अपने अपने वर्ड्स में, वो अपने अपने मतलब लैंग्वेज में, जिसको वो हम क्या पढ़ते हैं, रॉबर्ट डी एसन. पैट्रियोटिक सॉन्ग क्या था उनका, मैर्सेलाइज. थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स thronged from the provinces to join the army. उनको मतलब ये क्या कहेंगे कि जो भी वॉलंटियर्स थे, जो भी लोग थे, उनको एनकरेज किए कि तुम आर्मी में ज्वाइन करो, आर्मी में ज्वाइन करो. ये सब क्या करने वाले हैं, हम प्रोटेस्ट करेंगे. किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, किंग के खिलाफ. मैर्सेलाइज उनका जो क्या था, पैट्रियोटिक सॉन्ग था, इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस. किसका नेशनल एंथम बन गया, फ्रांस का. ये स्पेलिंग और क्या, नेशनल एंथम फ्रांस का याद रखना है आपको. रिवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल. अभी सारा कोई अगर रिवोल्ट करने लगेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली लॉस तो झेलना पड़ेगा, इकोनॉमिक क्राइसिस भी आएंगे, राइट. Men were away fighting at the front. सारा कोई फाइटिंग में ही चला गया. और क्या करेंगे, and the women were left to cope with the task of earning. Okay, अभी वुमेन लोगों को क्या कर दिया गया कि तुम घर बैठो और हमें क्या करना है, हमें वॉर में जाना है. वो भी वुमेन भी कुछ अर्निंग्स में क्या कर रहे थे, हस्बैंड्स को हेल्प कर रहे थे, राइट. द रूलर्स ऑफ द नेबरिंग मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस समर ऑफ 1789. नेबरिंग कंट्रीज जो थे वो क्या किए, प्लान किए कि ट्रूप्स मतलब आर्मीज को सेंड करेंगे टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस. जो भी अभी क्या वॉर सब कुछ चल रहा है ना, that had been taking place were since in summer 1789 से जो भी मतलब चल रहा है, इसमें वॉर इवेंट्स जो भी चल रहा है उसको क्या करेंगे, पुट डाउन मतलब खत्म कर दो. ये सब वो बोल रहे हैं, नेबरिंग कंट्रीज बोल रहे हैं. ओके, the large section of the population were convinced that the revolution had to be carried further as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of the society. अभी क्या हुआ, जो भी पॉपुलेशन था फ्रांस में,
जो भी पॉपुलेशन था फ्रांस में, वो क्या किए कि रिवॉल्यूशन लाने के लिए रिवोल्ट करते रहे, right? They were revolting. Large section of the population were convinced that the revolution had to be carried further. जो भी revolution है वो चलता रहे. वो क्या कौन एग्री कर दिए? लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वो एग्री कर दिए. As the Constitution of 1791 gave political rights. 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, ड्राफ्टिंग हुआ, उनको क्या मिल गया? पॉलिटिकल राइट्स मिल गया कि अभी वो जो भी मतलब वो करना चाहे वो कर सकते हैं, उनको पॉलिटिकल राइट्स मिल गया. तो अभी क्या किए, वो जो भी रिवोल्यूशन है वो कैरिड चलता जाए, कैरिड फॉरवर्ड. द पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. किसको मिला पॉलिटिकल राइट? टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. हर कोई को नहीं मिला, अभी तक नहीं है. नेक्स्ट,